हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर डिस्कस किया था। प्लेन मिरर में हमने इमेज जो फॉर्म करती है उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताया था। और बच्चों, लास्ट में जो चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी भी प्लेन मिरर को अगर हम थीटा एंगल पे रोटेट कर दें, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा पर क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। और उस पर बेस्ड हमने एक दो सवाल किया भी था। बच्चों, आज के डेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मिरर फिक्स्ड रहे और इंसिडेंट रोटेट करे, इंसिडेंट रे रोटेट करे तो रिफ्लेक्टेड रे में कितना का फर्क आता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बहुत ही छोटी चीज है ये। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लेन मिरर है इस तरह से, और प्लेन मिरर फिक्स्ड है अब की बार। ठीक है, और यहां पे एक इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और ये नॉर्मल। जो यहां पे चूंकि मिरर फिक्स्ड है तो इसकी नॉर्मल भी डेफिनेटली क्या होगी, फिक्स्ड ही होगी। यस। अब जैसे ही बच्चों ये अगर इस साइड में रोटेट करता है, सपोज कीजिए कि अभी ये वाली एंगल आई है तो डेफिनेटली ये भी एंगल क्या होगी, आई होगी। अगर बच्चों ये रोटेट करके इस जगह पर चली आई, इस जगह पर चली आई, ठीक है, तो ये वाली एंगल थोड़ी सी बढ़ गई। मान लीजिए ये कितनी आ गई, थीटा हो गई। तो बच्चों ये अगर थीटा है तो यहां से अब कितने पे आ गया, आई प्लस थीटा। डेफिनेटली अगर ये पूरे आई है, ये थीटा है, तो टोटल कितनी एंगल हो गई, आई प्लस थीटा। तो ये भी कितने पे होगी, आई प्लस थीटा। बिल्कुल, ये भी कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा। तो बच्चों ये अगर आई प्लस थीटा है तो इधर अगर ये आई है तो ये भी एक्स्ट्रा कितना खसका होगा, ऑब्वियसली थीटा। तो साफ क्लियर है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे सॉरी इंसिडेंट रे अगर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा रोटेट करती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही एंगल रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में। लेकिन क्या रहना चाहिए, मिरर फिक्स्ड रहे तब की बात हो रही है। सो ये दिस इज वेरी सिंपल। इफ थीटा इज द रोटेशन इन इंसिडेंट रे, then rotation in reflected ray will be theta. Will be theta. So this is very easy. अब बच्चों एक छोटा सा सवाल करते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। ये नॉर्मल रहा, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, किसी भी तरीके से बच्चों सोर्स को अगर मैं इस साइड में एंगुलर जो वेलोसिटी में दे देता हूं 2 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। जब बच्चों आप किसी को रोटेट करते हो तो जो थीटा के रेट ऑफ थीटा के चेंज होने का जो रेट होता है उसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं या एंगुलर स्पीड कहते हैं, ये आपको पता है। तो आपसे ये पूछा गया कि रिफ्लेक्टेड रे जो हो रही है उसका रोटेशनल स्पीड क्या होगी, है ना, एंगुलर स्पीड क्या होगी। सो इफ इंसिडेंट रे इज बीइंग रोटेटेड बाय ओमेगा इक्वल्स 2 रेडियन पर सेकेंड, देन फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है बच्चों। अगर ये इधर रोटेट कर रही है तो ऑब्वियसली ये भी किधर रोटेट करेगी, इस साइड में अपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर इधर रोटेट कर रही है तो ये ऐसे, क्योंकि ऐसे बढ़ेगी तो एंगल ये बढ़ता जाएगा तो ये भी एंगल बढ़ता जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों। यहां पे आपने देखा था कि जो थीटा इंसिडेंट रे के द्वारा रोटेटेड थी और थीटा जो रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा रोटेटेड थी वो दोनों सेम थी फिक्स्ड मिरर के लिए। तो दोनों की जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम होगी, थीटा दोनों की सेम होगी। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, दिस, और ये मिलेगा दिस, मैग्नीट्यूड वाली बात कर रहे हैं।
सो दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों बहुत ही आसान है इस चीज को डिस्कस करना। सो इंसिडेंट रे कितने से जा रही है? 2 रेडियन पर सेकेंड से, 2 रेडियन पर सेकेंड से। तो ओमेगा आर भी यही होगी। हाँ, डायरेक्शन की जहां तक बात है तो ये पलट जाएगी, बिकॉज ये बच्चों अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये कैसे घूम रही होगी? ऑब्वियसली क्लॉकवाइज घूम रही होगी। इस बात का हमेशा दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कैसी होगी? फोटो के अकॉर्डिंग अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। आइए एक सवाल और करते हैं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। पहले उस कंसेप्ट को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर ज्यादा आपको मजा आएगा। जो जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में आपको याद होगा कि जैसे किसी भी प्लेन मिरर को बच्चों मैं अगर ओमेगा से घुमाऊं, ठीक है, तो अगर ये इंसिडेंट रे अगर बच्चों फिक्स्ड है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना, वो अगर ये हम ऐसे घुमा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे घूमेगी, नो डाउट। आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऐसे करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे से होती है, बिल्कुल। तो सवाल यही है कि अगर प्लेन मिरर को अगर ओमेगा के एंगुलर स्पीड से घुमाया जाए तो ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे वो कितने ओमेगा से घूमेगी? ठीक, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये बात तो आपको पता है कि अगर मैं थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की मैं बात करूं, थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की बात करूं तो क्या ये 2 टाइम्स ऑफ थीटा ऑफ मिरर होती है? बिल्कुल होती है। अगर कोई मिरर थीटा एंगल पर रोटेट करती है, अगर कोई मिरर थीटा एंगल पर रोटेट करती है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा पर रोटेट करती है, तो थीटा जो रिफ्लेक्टेड होगी वो 2 टाइम्स ऑफ थीटा ऑफ मिरर, बिल्कुल। तो इसकी वेरिएशन की दोगुनी वेरिएशन किसकी होगी? रिफ्लेक्टेड की। बच्चों अगर यहां पे मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? डी थीटा रिफ्लेक्टेड का टाइम के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा मिरर का टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज द ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 2 टाइम्स ऑफ दिस इज ओमेगा ऑफ मिरर। तो इससे साफ क्लियर है कि अगर मिरर ओमेगा से घूम रही है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से घूमेगी, जस्ट एंगल की हेल्प से। तो यहां पे ये सिचुएशंस के लिए साफ क्लियर है कि ओमेगा आर जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा होगी। क्लियर है? तो बहुत ही ये सिंपल सिचुएशन है। यहां तक तो क्लियर है बच्चों। अब आइए मैं एक छोटा सा सवाल आपको सेट करके बताता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये एक ऐसी सिचुएशन है बच्चों जिसमें हर कुछ घूम रहा है। मान लीजिए कि रिफ्लेक्टेड रे इधर घूम रही है, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे घूम रही है 3 रेडियन पर सेकेंड से, और ये मिरर इस साइड में घूम रही है 2 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक। रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज में कितने से घूम रही है? 3 रेडियन पर सेकेंड से, और मिरर इस साइड में कितने से घूम रही है? 2 रेडियन पर सेकेंड से। तो सवाल ये पूछा गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगुलर स्पीड से घूमेगी? फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो बहुत ही आसान है, आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को बना लें। बहुत ही ओरल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों ने बना लिया होगा इस चीज को। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। इसमें दोनों चीजें मूव कर रही है। अगर मैं बात करूं केवल और केवल इसके बारे में, है ना, इंसिडेंट रे के बारे में बात करूं तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा भी है कि अगर इंसिडेंट रे थीटा पे घूमती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा पे ही घूम जाती है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी, राइट। और स्पीड की जहां तक बात है, एंगुलर स्पीड की बात है, तो इस सवाल से ये क्लियर हो गया था कि जिस एंगुलर स्पीड से ये घूम रही है उसी एंगुलर स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे भी घूमती है, ठीक है। मिरर को अगर स्थिर रख ले तब ये सारी बातें यहां पे आ गई थी। अब बच्चों ध्यान से सुने, रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर स्पीड अगर मैं केवल इंसिडेंट से निकालूं तो ये 3 ही होगी, ठीक। बट इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस साइड होगी, ठीक है। अगर ये इधर घूम रही है तो ये इधर होगी। लेकिन बच्चों अगर मिरर भी घूमे तो मिरर के घूमने से भी रिफ्लेक्टेड रे घूमती है, ये बात तो आपको पता है। तो मिरर के घूमने से 2 टाइम्स घूमती है, 2 टाइम्स उसकी स्पीड हो जाती है। तो मिरर कितने से घूम रही है? 2 से, तो इसकी 2 टाइम्स।
तो बच्चों इसकी जो रोटेशन होगी वो दोनों की वजह से एड अप हो जाएगी। इसके वजह से ऐसे तो ऐसे, नो डाउट 3, प्लस अगर ये ऐसे घूम रही है तो इसका भी रे ऐसे घूमेगा। मिरर जिधर घूमती है उधर ही रिफ्लेक्टेड घूमती है, ट्वाइस से घूमती है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स ऑफ 2 विच इज 7 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। अब इसी में कुछ और वेराइटीज हो सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन। मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है 2 से, राइट, और ये ऐसे घूम रही है 4 से, राइट। तो बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे फाइनली किधर घूमेगी। सोचिए बच्चों, ये ऐसे घूम रही है तो इसके वजह से ये ऐसे कितने से घूमेगी, 2 से ही घूमेगी, बहुत अच्छे। और ये अगर मिरर अगर ऐसे घूम रही है तो इसके वजह से वो इधर कितने से घूमेगी, ट्वाइस, यानी 4 2 जा 8 से घूमेगी। तो ये इधर ये 8 से घूमना चाह रही है और इधर 2 से, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होगा, ऑब्वियसली 8 - 2 विच इज 6 रेडियन पर सेकेंड। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, फाइनली तो इधर घूमेगी ना, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब बच्चों इसी पर बेस्ड एक बढ़िया सवाल करते हैं, ठीक है। पहले छोटा सा एक कंसेप्ट टाइप का करेंगे और फिर उस पर एक सवाल सेट करते हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है वो मिरर को रोटेट करने का, ठीक है। पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग एक सवाल सेट कर रहे हैं जिसमें प्लेन मिरर को रोटेट करेंगे और उससे जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी, उसकी जो स्पॉट होगी किसी पर्टिकुलर लाइन पे, उसकी स्पीड देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। तो ऐसा है, आपके पास मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन है, मान लीजिए कि ये एक मिरर है ऐसे, राइट, और ये मिरर इस सेंटर ऑफ मास के टुवार्ड्स ओमेगा से घूम सकती है। मान लीजिए ये ओमेगा से ऐसे घूम सकती है, ठीक है। और अभी एक इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और ये सोर्स फिक्स है इसका, ठीक है। ऐसे रे जा रही है और ऐसे हो रही है। तो जो यहां से एक इस तरह का स्क्रीन समझ लो, ठीक है, ये एक स्क्रीन है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहां पे स्पॉट कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में हो ये रहा है कि जब ये ओमेगा से लगातार घूमने लग रही है तो पूछा ये गया है कि जो स्पॉट हो रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो स्पॉट कर रही है इस पे, इस पी पॉइंट पर, इसकी रफ्तार इस पर क्या होगी, ठीक है। इसकी रफ्तार इस पर पूछी गई है। कब, जब रिफ्लेक्टेड रे यहां से थीटा एंगल बना लेगी, उस समय की बात हो रही है, ठीक है। जब थीटा एंगल बना लेगी उस समय की इंस्टेंट, मतलब इस इंस्टेंट पे आपको स्पीड बतानी है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्पॉट P ऑन द स्क्रीन। बच्चों इस चीज को अच्छे से समझो। अभी ये ऐसे रे जा रही है, अगर ये मिरर रोटेट ना करे तो ये लगातार P पर स्ट्राइक करती रहेगी, P पर लगातार स्ट्राइक करती रहेगी। जैसे आप इसे ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जिधर मिरर रोटेट करती है उसी साइड में ये वाली रे भी क्या होती है, रोटेट करती है। तो ये वाली रे भी ऐसे रोटेट कर जाएगी। तो अभी अगर यहां स्पॉट कर रही है, कुछ देर के बाद ऐसे रोटेट कर जाएगी तो कहीं और स्पॉट करेगी, और रोटेट कर जाएगी कहीं और स्पॉट करेगी, ठीक है। तो निश्चित रूप से P यहां से ट्रेवल करना चालू कर देगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो आपसे ये बोला गया है कि किसी भी, एक्चुअली में ये सिचुएशन इनिशियल नहीं है, ये कहीं से भी, मतलब मान लीजिए यहीं से भी आना चालू हो गई, ऐसे चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। तो आपको उस समय की सिचुएशन बतानी है जब ये वाली एंगल क्या हो जाए, थीटा हो जाए। जब ये एंगल क्या हो जाए, थीटा हो जाए, उस केस में ये P की रफ्तार क्या हो जाएगी। एक जनरल बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि P लगातार, अगर ये रोटेट करेगी तो P लगातार नीचे जाएगी, तो किसी भी इंस्टेंट पे लगातार एंगल बदलता रहेगा। तो जिस समय ये थीटा हो जाएगा उस इंस्टेंट पे इसकी रफ्तार क्या होगी। अब बच्चों इसको सोचोगे कैसे, ठीक है। अगर आप सोच पाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे होता है। ध्यान से देखेंगे सब लोग। मान लीजिए बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्वेश्चन में मेंशन है, कुछ ना कुछ तो जरूर डिस्टेंस दिया रहेगा। यहां से यहां मान लीजिए डिस्टेंस L है या फिर D ले लेता हूं, ठीक है।
यहां से यहां तक स्क्रीन की डिस्टेंस तो डेफिनेटली मेंशन होगी। बच्चों ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए कि किसी भी वक्त में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है x है, किसी भी इंस्टेंट की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये लगातार x वैरी करेगी। ठीक, अब बच्चों सोचो p की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी p एक्चुअल में क्या होगी। तो p की स्पीड तो होगी x के चेंज होने का रेट, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे p नीचे जाता रहेगा वैसे वैसे x बदलता रहेगा। तो वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, dx बाई dt बोल सकते हो। तो बच्चों हमें dx बाई dt फाइंड आउट करना है, ये तो प्लानिंग में हो गया। अब ये x को हम रिलेट कैसे करें बच्चों, ये पूरा का पूरा d है, ये पूरा का पूरा x है और ये थीटा है, किसी भी इंस्टेंट की मैं बात करूं। तो अगर मैं tan थीटा यूज करूं, अच्छे से देखिएगा, अगर मैं tan थीटा यूज करूं, सो व्हाट इज tan थीटा, दिस x बाई d और x इक्वल्स क्या हो जाएगी, d tan थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखें, क्या ये थीटा वेरिएबल है, बिल्कुल वेरिएबल है, थीटा कंटिन्यूअसली बदलती रहेगी, राइट। तो बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा, dx बाई dt, d तो फिक्स्ड है, tan थीटा वेरिएबल है, तो पहले tan थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में और वापस थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। इतना तो डिफरेंशिएशन आपको आती होगी, बेसिक डेफिनेशन है। सो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। सो हियर dx बाई dt इज व्हाट, d ये डिस्टेंस है एंड दिस इज sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा बाई dt। बच्चों ये d थीटा बाई dt क्या है, d थीटा बाई dt क्या है, d थीटा बाई dt है इस रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा। ठीक है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे, ये ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है ये, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे यहां से थीटा एंगल पे है, लगातार ये एंगल बदलती रहेगी, तो थीटा लगातार वेरी करेगा। तो d थीटा बाई dt ऑब्वियसली किसका रेट है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड बोल सकते हो, नो डाउट। अब मिरर का रिफ्लेक्टेड कितना है बच्चों, मिरर का जो एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा। तो ये गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p, राइट। तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है ओमेगा ऑफ मिरर कितनी है, ओमेगा ऑफ मिरर जो है वो ओमेगा है। तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ मिरर। ये तो ओरल है, डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। तो इससे साफ क्लियर है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विल बी d इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 ओमेगा। सो फाइनल आंसर इज 2d सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ ए स्पॉट ऑन द स्क्रीन, जब थीटा यहां से यहां बन जाए। अब थीटा जिस समय जो बन जाए यहां पे पुट कर दीजिए और वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों ये बातें क्लियर है अच्छे से। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ये तो जनरल सवाल है, मैं इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल सेट करता हूं। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है और ये सिचुएशन दी गई है बच्चों, यहां से ये 30 डिग्री पर है इनिशियली, ठीक है, और ये P पॉइंट स्पॉट कर रहा है, ये नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ कुछ डिस्टेंस में दे देता हूँ, मान लीजिए मैं 10 मीटर दे दिया, राइट। और ये जो मिरर है, ये मिरर ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, मिरर की रोटेशन दे रखा है ऐसे, मिरर का ओमेगा दे रखा है 1 रेडियन, या ऐसा करते हैं ना 1 डिग्री पर सेकेंड, 1 डिग्री पर सेकेंड, हर 1 सेकेंड में 1 डिग्री वो रोटेट कर रही है। इस तरीके से ये मिरर का है, ध्यान रखिए ये मिरर का है। सवाल क्या पूछा गया बच्चों, ध्यान सुनेंगे। ये सिचुएशन कब की है, ये सारी सिचुएशन t इक्वल्स 0 की है, ठीक है। अब पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट p एट टाइम t इक्वल्स मान लो 15 सेकेंड, ठीक है। 15 सेकेंड के बाद आपसे ये सिचुएशन पूछी गई है, ठीक है। इनिशियली वो 30 डिग्री पे है, नो डाउट, और इनिशियली 30 डिग्री पे है और ये कितने से रोटेट करने जा रही है, 1 डिग्री पर सेकेंड से। तो ये रोटेट करते चले जाएगी, रोटेट 15 सेकेंड के बाद रोटेशन कुछ और हो जाएगा, राइट। तो ये भी रिफ्लेक्ट करके कहीं और चली जाएगी, तो उस समय इसकी स्पीड क्या होगी।
बच्चों इस सवाल को हम चाहे तो जनरल तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी चीजों को बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट ही बनाते हैं, क्योंकि सारी कंसेप्ट तो यहां तक हमें बहस करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ जो पॉइंट P होगी वो होगी 2d सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा, यही होगी, राइट। ओमेगा ये किसकी, ओमेगा किसकी है बच्चों, ये ओमेगा थी मिरर की, राइट। यहां तक तो क्लियर है, क्योंकि यहां 2 यूज कर रहे हैं। बच्चों यहां पे एक कमाल की बात है कि ये सिचुएशन t इक्वल टू 0 पर है ना। ये जो थीटा है, ये जो पूरी सिचुएशन हमने किया था, ये थीटा उस समय का है जिस समय आपको पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है। और बच्चों जिस इंस्टेंट पे बात हो रही है, जिस टाइम की बात हो रही है, क्या ये 30 रहेगा कि कुछ और हो जाएगा? ऑब्वियसली ये एंगल बदल जाएगा। तो ये थीटा उस वक्त का है जिस वक्त की बात हो रही है, जिस वक्त की वेलोसिटी की बात हो रही है। ये अगर बच्चों मैं यहां थीटा के जगह पर 30 डिग्री डाल दिया तो ये इसी इंस्टेंट का वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन हमें t इक्वल टू 0 का स्पीड नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 15 सेकंड का स्पीड। तो बच्चे हमें 15 सेकंड के बाद जो एंगल बनेगी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड कितनी होगी, 2 डिग्री पर सेकेंड होगी। क्यों भी? क्योंकि मिरर कितने से रोटेट कर रही है, 1 डिग्री से, तो उसके 2 गुना से रोटेट करेगी। बहुत अच्छा। अब बच्चों 1 सेकेंड में जब 1 डिग्री घूमती, 1 सेकेंड में जब 2 डिग्री घूमती है, तो इन 15 सेकेंड कितनी डिग्री घूम जाएगी? 15 सेकेंड टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा ऑफ एंगल, कितनी एंगल घूम जाएगी? एंगुलर स्पीड का मतलब कि 1 सेकेंड में 2 डिग्री का घूमना, तो 15 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी, ऐसे ही बताते हो ना। तो ये 2 डिग्री इंटू 15 यानी कितनी डिग्री बच्चों? 30 डिग्री ये रोटेट कर जाएगी। 15 सेकंड के बाद ये 30 डिग्री रोटेट कर जाएगी। मतलब पहले से 30 है और फर्दर वो 30 डिग्री रोटेट कर जाएगी। मतलब अब जो थीटा होगा, ये मान लीजिए पुराना थे, नाउ टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल रोटेटेड कितना होगा एट t इक्वल्स 15 सेकेंड? तो ये टोटल एंगल रोटेटेड होगा 30 प्लस 30 विच इज 60 डिग्री। कितना बच्चों? 60 डिग्री। सो चलिए अब वैल्यू डाल लेते हैं फटाफट। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी 2 इंटू डी कितना है? 10 है, इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यहां 60 डिग्री बच्चों, 60 डिग्री यहां तो सही है। अब यहां एक प्रॉब्लम है, ओमेगा ये किसकी है? मिरर की, और मिरर की ओमेगा 1 रेडियन पर सेकेंड। बच्चों जब हम पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे तो SI यूनिट में निकालेंगे, ठीक है। और SI यूनिट में अगर कहीं फ्रीली अगर कोई एंगल यूज हो रहा है तो हमेशा रेडियन में यूज करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहां पे तो रेडियन यूज नहीं किए। बच्चों ये सेक स्क्वायर 60 डिग्री बोलूं या 60 को अगर π/3 रेडियन बोलूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज इसका लिखना है। लेकिन बाहर में बच्चों अगर मैं ओमेगा के जगह पर 1 डिग्री पर सेकेंड यूज कर लिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? SI में। तो यहां पे ऑफ कोर्स ये 1 डिग्री पर सेकेंड है, बट आगे चल के इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 इंटू π/180। अब ये बच्चों सही हो जाएगा, अब ये रेडियन में हो जाएगा, तो फाइनली जो भी आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। और सबको पता है सेक 60 का वैल्यू cos 60 का उल्टा होता है। सो ये 1/2 की जगह पर 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और ये π/180 मीटर पर सेकेंड। सो आप देख सकते हो 1010, 2 से 9, सो 4 π/9 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे ये लीनियर स्पीड हो गई किसकी? उस स्पॉट की, उस पी की जो इस पर ट्रैवल कर रही है। सो बच्चों इस सवाल में मेन चीज याद रखना था कि इसकी जो रोटेशन होगी ना, इसके रोटेशन की वजह से इसकी स्पीड आएगी वो 2d सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा आएगी। अब इसमें मेन चीज ध्यान रखना है कि जिस इंस्टेंट पे हमसे पूछा गया उस इंस्टेंट का टोटल एंगल कितना बन गया, बात खत्म हो गई। ओमेगा तो गिवन ही होगा। अगर बच्चों ये रेडियन पर सेकंड में है तो डायरेक्ट एज इट इज जैसे है वैसे यूज कर लो। अगर वैसा नहीं दिया गया है तो आपको थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी, π/180 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। सो होपफुली डन, क्लियर है, कहीं से भी इसमें कोई शक नहीं है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी हम लोग 2-3 सवाल लेने वाले बच्चों, जो कि बड़ा ही स्पेशल केस का है सवाल।
जिसमें आपको दो मिरर के बीच का एंगल निकालना है और कुछ खास कंडीशंस में, जैसे क्वेश्चन के रूप में करते हैं सवाल को। मान लीजिए कि आपके पास दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे ऐसे इंक्लाइंड है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफी बार इन सब चीजों को पूछा भी गया है। ठीक है, ये थीटा एंगल पे है और एक रे राइट फर्स्ट मिरर के पैरेलल आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, स्पेशल है ये, पैरेलल आ रही है ऐसे, दिस इज पैरेलल टू दिस मिरर वन। ठीक है, तो ये रे इसके पैरेलल आ रही है। तो सवाल क्या है, ध्यान से सुने बच्चों। इसमें सवाल ये है कि अगर दो रिफ्लेक्शन के बाद अगर रे पाथ को रिट्रेस कर रही है तो बताओ थीटा क्या है। इफ रे retraces its path after two reflection, then find theta। एक सवाल तो ये है। इसी पे बेस्ड मैं अगर थोड़ा सवाल को और मॉडिफाई करूं, अब की बार मैं तीन रिफ्लेक्शन की बात करूं। सेम सवाल बच्चों, सेम सवाल, ये पैरेलल आ रही है। ठीक है, ये पैरेलल है, ध्यान रहे पैरेलल है। तो अभी फिर से थीटा है, तो फिर सेम सवाल है। आफ्टर 3 रिफ्लेक्शंस रे रिट्रेसेस इस पाथ, देन फाइंड थीटा। बच्चों यहां पे 3 की बात हो रही है, सिमिलरली 4 के बारे में बात हो सकती है। ठीक है, तो आइए मैं एक और सवाल करता हूं 4 के बारे में। इफ रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर 4 रिफ्लेक्शन फाइंड थीटा। बच्चों जब हम लोग इस सवाल को भी डील करेंगे, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस सवाल की क्या जनरल रिजल्ट होनी है। ठीक है, अभी तो फिलहाल अपन सिंपल बात कर रहे हैं। ऐसे रे आ गई और कितनी बार रिफ्लेक्शन करानी है बच्चों, 4 बार रिफ्लेक्शन करानी है और तब पाथ को रिट्रेस कर लेना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एक करके सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि अगर पाथ को रिट्रेस करनी होगी तो लाइट रे को अंतिम रूप से, ठीक है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करनी पड़ेगी। अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, तो पाथ रिट्रेस कर लेती है। 2 तरीके के इंसिडेंस मैंने आपको चर्चा करी थी, एक को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस और एक को बोलते थे ग्रेजिंग इंसिडेंस, राइट। तो नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ जो आई जो होती है ना, आई जो होती है वो कितनी डिग्री होती है, ऑब्वियसली 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर आती है और 0 डिग्री पर लौट के चली जाती है। तो बच्चों यहां पे देखते हैं, एक रिफ्लेक्शन तो यही हो जाना है, राइट। अगर बच्चों सेकंड रिफ्लेक्शन अगर इस वाले पे नॉर्मल हो जाए ऐसे, सेकंड रिफ्लेक्शन इस वाले पर अगर नॉर्मल हो जाए ऐसे, तो ऐसे केस में क्या इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी ऐसे, और रेज अगर एक बार ऐसे चली गई, जिस पाथ पर आती है अगर वापस जाने का मौका मिले तो उस पाथ पर चली भी जाती है। तो ये डायग्राम हो सकती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। बच्चों ये तो बहुत ही आसान है। फिर अगर ये थीटा है, अगर 90 है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो बच्चों ये वाला क्या हो जाएगा, सोच के देखो, ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा, वेरी गुड। अब जो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज ये थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली एंगल भी क्या हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आपको ये बात पता है कि प्लेन मिरर पे अगर ऐसे कुछ हो रही है तो चूंकि ये दोनों एंगल बराबर होती है तो ये दोनों एंगल भी डेफिनेटली क्या होंगी, बराबर ही होंगी। तो ये वाली एंगल भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां तक तो सही है बच्चों, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से मेरी बात समझे बच्चों, ये दोनों पैरेलल है और ये रे मिल रही है। तो ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है और अगर बच्चों ये थीटा है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि अगर 2 पैरेलल रे होती है और इस तरह से मिल रही है तो ये वाली एंगल बराबर होती है। तो बच्चों ये वाली एंगल और ये वाली एंगल क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। तो साफ क्लियर है कि 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो 90 डिग्री विल बी 2 थीटा, सो थीटा विल बी
45 डिग्री। कितनी डिग्री पर रखना पड़ेगा ऐसे? 45 डिग्री पर रखना पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल जाएगी। सो होपफुली गाइस ये काफी क्लियर है। अब इस सिचुएशन में आइए देखते हैं। इस सिचुएशन में बोला गया है कि कम से कम मैक्सिमम कितना रिफ्लेक्शन होना चाहिए बच्चों? 3 बार। एक बार तो हो चुका, फिर एक बार यहां और फिर एक बार यहां होना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसको इस तरीके से लाने की कोशिश करते हैं ऐसे, और फिर यहां से जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये इस पर नॉर्मली इंसिडेंट करे, तभी ऐसा हो सकता है। बिकॉज एक बार हो गया, 2 बार हो गया और 3 बार इंसिडेंस हो गया इस पे। अब जैसे इस पर नॉर्मल जाएगा तो फिर लाइट ऐसे जा करके वापस उसी पाथ पर लौट के चली जाएगी, ऐसे लौट करके चली जाएगी। ठीक है, अब बच्चों इसको संभालना पड़ेगा हमें। तो यहां थीटा, ये 90 डिग्री, तो बच्चों यहां पे फिर से नॉर्मल डालना पड़ेगा ऐसे। देखिए ध्यान से आप लोग, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री माइनस थीटा, बिल्कुल ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां तक तो क्लियर है बच्चों। अब यहां पे भी नॉर्मल खींचना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों ये वाली एंगल निकालनी बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? सोचिए ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चों ये अल्फा अगर मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अल्फा क्या होगा? टोटल 180 डिग्री में से, 180 डिग्री में से, ठीक है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा दोनों को जोड़ के घटाना पड़ेगा। सो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, और फिर 90 डिग्री माइनस थीटा। बहुत ही सिंपल है। सो 90 90 180, 180 माइनस 180 कैंसल, सो थीटा थीटा, दिस इज 2 थीटा। बच्चों ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अब ये 2 थीटा हो गया, ध्यान से समझेंगे, ये 2 थीटा हो गया, ये हो गया आपका 2 थीटा, ये वाला 2 थीटा। अब बच्चों ये देखिए, ये वाला दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये 2 थीटा और ये 90, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अगर ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। बच्चों ध्यान से देखिए, पहले ये वाला एंगल थीटा, ठीक है, तो ये वाला कितना आया? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला कितना है? 90। अब चूंकि ये 2 बार हो रहा है ना, एक बार यहां से करके फिर से यहां, तो ये 90, तो फिर ऐसे कट किया, तो फिर ये वाली एंगल आपकी बार 90 डिग्री माइनस 2 थीटा हो रही है, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, और वो यहाँ भी 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। चूंकि ये दोनों पैरेलल है तो ये वाले फिर से इसके बराबर हो जाएगी। सो हियर 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल्स थीटा, सो 90 डिग्री विल बी 3 थीटा, सो थीटा विल बी 30 डिग्री। होपफुली डन गाइस, कुछ भी खास इसमें नहीं है। अब सिमिलर वहां भी होगी। आइए देखते हैं इसको बना करके। यहां 4 बार करानी है, तो चलिए एक बार तो यहां पे होना पड़ेगा, फिर बच्चों एक बार यहां पे होना पड़ेगा, 1 2 3, और यहां पे क्या होना पड़ेगा? नॉर्मल ऐसे होना पड़ेगा। तो ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, फिर नॉर्मल होने की वजह से ऐसे ऐसे और ऐसे लौट गई, रिट्रेस कर लिया अपने पाथ को। ठीक है, तो बच्चों 4 बार करना है, तो चौथी बार आपको परपेंडिकुलर देना पड़ेगा। इस तरीके से सिचुएशन हो गया। अब फिर से सेम सिचुएशन है, फिर से सेम सिचुएशन डील करना पड़ेगा आपको। आइए देखते हैं बच्चों, ये वाली कितनी हो जाएगी? सोचिए, ये वाली हो जाएगी फिर से ये 90, ये थीटा, तो ये हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? तो बच्चों ये 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है, और फिर ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाली 2 थीटा किसकी तरह बच्चों? ये वाला देखो, ये वाला, अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा होती है, अगर ये 90 डिग्री माइनस, ये जो 90 डिग्री माइनस थीटा थी, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना आया था? 2 थीटा आया था, याद करें। तो सिमिलरली बच्चों ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। राइट, समझ पा रहे हो अच्छे से? तो ये 2 थीटा हो जाएगा बच्चों, और ये पूरा 90, तो ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। क्लियर है? ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, राइट। तो ये वाला 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 थीटा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? 4 थीटा, 2 गुना हो जाता है एक्चुअली। 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो उसका 2 गुना ये वाला हो गया था। तो उसी तरह से ये वाला कितना हो गया है? 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, और ये वाला भी कितना हो गया है? 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो जो ये वाला कितना हो जाएगा? 4 थीटा। ये 4 थीटा हो गया, और ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा वो भी निकालना पड़ेगा। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 4 थीटा। समझ पा रहे हो बच्चों? ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, क्लियर है।
और ये 4 थीटा, तो ये वाला एंगल हम निकालना चाह रहे हैं और ये वाला एंगल निकल जाएगा तो उतना ही एंगल ये वाला हो जाएगा और फिर इस वाले एंगल को इस वाले के बराबर कर लेंगे। तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 4 थीटा, राइट, 180 में से घटा करके। तो फाइनली क्या देखते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड दिस इज 3 थीटा, तो माइनस 3 थीटा ये हो जाएगा बच्चों। तो बार बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक बार 2 बार हो रहा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है। अगर 3 बार हो रहा है तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है बच्चों। यहां पे देखो, अगर यहां 4 बार हो रहा है तो यहां क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो माइनस 3 थीटा। तो ये वाली अगर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा हो गई तो ये वाला भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल फिर से बराबर, तो 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इक्वल्स थीटा, तो 90 डिग्री विल बी 4 थीटा, सो थीटा विल बी 90 डिग्री बाई 4। पहले क्या था बच्चों 90 डिग्री बाई 3, पहले क्या था, अगर इस थीटा की बात करें सो दिस इज 90 डिग्री बाई 3, अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये क्या था 90 डिग्री बाई 2। सो होपफुली अब ये चीजें आपको समझ में आ रही है। 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 2, 3 बार हो रहा है तो 3, 4 बार हो रहा है तो 4। बच्चों इस तरह से n के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो फॉर n रिफ्लेक्शंस जस्ट प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, थीटा क्या हो जाएगी 90 डिग्री बाई n। सो दिस इज योर जनरल आंसर। तो होपफुली बच्चों अब इस तरह के सवाल आए, अगर आपसे 2-3 बोला जाए तो फिर आप ज्यादा समय वेस्ट ना करो, अगर चीजें याद है तो आप जल्दी से कर लोगे, अगर याद नहीं भी है तब भी सवाल को बना सकते हो, आइडिया तो आपको है ही। सो होपफुली क्लियर है ये सवाल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको आप कॉपी कीजिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग कुछ और बेसिक हम लोग काम करेंगे, ठीक है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट और उस पर हम लोग क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और आगे बच्चों हम लोग 2 बेसिक सवाल यहां पे सेट किए हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको मजा भी आएगा बना करके क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग एक नई कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जस्ट इसको पहले डील कर ले दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो जो सवाल क्या है, फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज इन फॉलोइंग केसेस। मैंने 2 केस बना रखा है, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रखा है, और आपको लोकेशन बतानी है या यूं कहें कोऑर्डिनेट बता सकते हो इमेज का। ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। बच्चों एक चीज तो आपको पता है ना कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे होती है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज होती है, ये बात तो क्लियर है। और ऑब्जेक्ट और इमेज को जो ज्वाइन करती है लाइन, वो मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। चलिए 2 बातें तो आपको अच्छे से पता है। तो बच्चों अगर यहां पे अच्छे से देखें तो ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपना मिरर है, ये 37 डिग्री पे है, राइट, ये 37 डिग्री पे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा परपेंडिकुलर पोजीशन पे होते हैं। तो सबसे पहले मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि हम ऑब्जेक्ट और इमेज को इंडिकेट कर सकें। तो ऑब्वियसली जितनी डिस्टेंस पर ये होगी उतने ही डिस्टेंस पर यहां पे कोई इमेज होगी। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर पोजीशन हमने इंडिकेट कर लिया, ठीक है बच्चों। अब बहुत ही आसानी से हम इसे डील कर पाएंगे। अब ये बात क्लियर है कि बच्चों ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 37 डिग्री पे होगी, इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है और 90 डिग्री भी है, तो सब कुछ इक्वल ही है, तो हर कुछ इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाली एंगल 37 ही हो जाएगी। तो बच्चों बेहद आसान है, ये आपका ओरिजिन है, ये दिख रहा है, ये इसकी लोकेशन तो आपको साफ पता चल गई। अगर ये 10 है तो डेफिनेटली ये भी 10 हो जाएगी, इसमें कुछ है नहीं। ये 37 तो ये वाली लोकेशन मतलब वाई वाली लोकेशन आपको पता पड़ जाएगी और एक्स वाली लोकेशन पता पड़ जाएगी बहुत ही आसानी से। अगर बच्चों इसमें cos 37 लगाओगे, हालांकि ओरल कर सकते हो इन सब चीजों को, तो ये x डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा एंड दिस इज 4/5। सो x by 10, 5 2 जा, सो x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। क्लियर है बच्चों? तो x पता पड़ गया। अगर मैं ये निकालूं, y निकालने की कोशिश करूं, सो दिस विल बी 10 sin 37। आप sin 37 डायरेक्ट भी लगा सकते हो। सो दिस इज y by 10, सो y विल बी 10 sin 37, और sin 37 आप सब लोगों को पता होगा 3/5, 5 2 जा यानी 6, राइट। तो नीचे ये 6 है, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, अगर ये y के नीचे है तो x में तो ऑब्वियसली 8 है और y में नीचे है तो -6। सो बच्चों इमेज की जो कोऑर्डिनेट हो जाएगी वो हो जाएगी 8, -6। सो दिस इज योर आंसर। सिमिलर क्वेश्चन यहां भी है बच्चों, कुछ भी खास नहीं है। ऑब्जेक्ट है, इमेज इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे होगी, तो पहले इमेज को ऐसे बना लीजिए फटाफट,
ठीक है बच्चों, ये 45 डिग्री होगा तो डेफिनेटली ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री, तो इमेज भी यहां से 45 डिग्री पे ही होगी। ठीक है, अब यहां से 45 डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए ये 45 डिग्री है, ये तो ऑब्वियस है ना, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, तो बच्चों ये तो एग्जैक्टली बीच में है ना, एग्जैक्टली बीच में है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसी पर इसकी इमेज आएगी। देखो ओरल सवाल है, ये सब कुछ है ही नहीं इसमें, सोचो फिर से देखो, ये 45 डिग्री पर गिवन था तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45, ये 45, 40, ठीक है। अब बच्चों यहां से 45, यहां से 45 मतलब एग्जैक्टली बीच में है, और एग्जैक्टली 20 से कितने मीटर, 4 ऊपर, सॉरी यहां से 4 ऐसे हैं, ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी ही डिस्टेंस इसकी होगी, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। तो बहुत ही आसान है बच्चों, तो इसकी डिस्टेंस निकालना बेहद आसान। अब बच्चों अगर यहां से यहां 4 है तो यहां से यहां भी क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, हर कुछ इक्वल हो जाता है, हर कुछ क्या हो जाता है, इक्वल। तो ये यहां से यहां 4 है तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, तो आपको अब कुछ करना नहीं है, बस लोकेशन तो वाई पे ही होगी इसकी। तो अगर मैं इमेज की लोकेशन की बात करूं तो नीचे -4 हो गया और x पे 0 हो गया, सो पहले x बाद में y, तो कुछ भी खास नहीं है इसमें, ओरल क्वेश्चन है ये। सो क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हम लोग बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट करने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 मेजर पॉइंट पढ़ा था हमने, ठीक है। यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, समझते हैं अच्छे से। जो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर हो, याद कीजिए, बहुत ही बेसिक चीज कर रहा हूं, 10th वाली चीज कर रहा हूं पहले, और हम लोगों ने किया भी है। तो एक इंसिडेंट रे ऐसे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, और यहाँ पे ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। ऐसी सिचुएशन होती है, जितनी एंगल ये होती है उतनी ही एंगल होती है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और आई आर के इक्वल होती है। इतनी बात हम सब लोगों को पता है, ये फर्स्ट लॉ में होती है, राइट। और एक बात और होती है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होता है। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि ये जिस प्लेन में होगी उसी प्लेन में ये होगी, उसी प्लेन में ये होगी, मतलब ये तीनों इस तरह से एक प्लेन में होंगे। मतलब इधर से अगर देखा जाए तो चूंकि सब एक ही प्लेन में है तो केवल आपको इंसिडेंट रे देखेगी, ये दोनों ढक जाएगी, क्योंकि एक ही सीध में है तीनों। एक प्लेन का मतलब एक ही सीध में, अगर इस साइड से देखे तो ये वाली दिखेगी, बाकी सब ढक जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कर रखा है। वेक्टर फॉर्म हम लोग क्या करने वाले हैं उसको अच्छे से बात कीजिए। यहां पे कुछ विशेष रूप की बातें हैं, उसको आप अच्छे से समझिएगा। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। पहली बात तो यह बच्चों कि अगर हमसे कोई बोले कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मान लीजिए कोई यूनिट वेक्टर है, या दूसरे शब्दों में इंसिडेंट रे किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में है, पैरेलल है, ठीक। तो और रिफ्लेक्टेड रे भी किसी और वेक्टर के डायरेक्शन में है, मतलब उसके पैरेलल है, और नॉर्मल भी किसी और वेक्टर है, या नॉर्मल वेक्टर भी दे रखा है, या नॉर्मल के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर पता है, ठीक है। सब कुछ हम यूनिट वेक्टर में निकाल रहे हैं। तो आपसे यह पूछा गया है कि इन सब में क्या रिलेशन होगा, इंसिडेंट रे वाली जो यूनिट वेक्टर होगी, नॉर्मल वाली जो यूनिट वेक्टर होगी, और रिफ्लेक्टर वाली जो यूनिट वेक्टर होगी, उन सब में क्या रिलेशंस है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कुछ चीजें पहले समझते हैं, कुछ चीजें यहां पे लेट करते हैं क्योंकि स्पेशल चीज होगा ये। सबसे पहले आई वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाला, वो वाला नहीं है। मैं इसको सिंपल वो वेक्टर ले रहा हूं, यूनिट वेक्टर ले रहा हूं अलोंग इंसिडेंट रे। अच्छे से समझिएगा, अलोंग इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो भी है वो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, क्लियर है। और आर वेक्टर को, आर कैप को मैं ले रहा हूं, यूनिट वेक्टर ही है ये, अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों ये चीज क्लियर होना चाहिए, दिस इज नॉट इंसिडेंट रे वेक्टर,
ठीक है, इंसिडेंट रे वेक्टर को कोई कैसे लिख सकता है, कितनी बड़ी है इसको समझ रहे हो ना, ये तो काफी बड़ी हो सकती है, तो इसलिए इसका वैल्यू तो कोई लिख नहीं सकता ना, इसका डायरेक्शन वाला कोई वेक्टर लिख सकता है, यूनिट वेक्टर लिख सकता है, लेकिन एक्चुअल में इस वेक्टर को कोई कैसे लिख सकता है, वेक्टर को लिखने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो लंबी से चली आ रही है, इसलिए बच्चों वेक्टर लिखना उचित नहीं होगा, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कोई है वो मैं लिख रहा हूं, बस डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं, और नॉर्मल के डायरेक्शन में मैं कोई यूनिट वेक्टर लिख रहा हूं, एन कैप ही लिख देता हूं, बेटर होगा। तो ये कौन सी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल, ठीक है, या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक, ये चीज है। ये कुछ टर्म्स है जो हम लोग यूज करेंगे अपने आज के डेरिवेशन के लिए। तो पहली लॉज आपको पता है कि ये वाली और ये तीनों बच्चों क्या होती है, कोप्लेनर होती है, ये तो क्लियर है। ये आपको पता है कि इंसिडेंट रे मतलब हम लिख सकते हैं IO, उसके बाद नॉर्मल मतलब ON एंड OR, ये तीनों ही चीजें क्या होती हैं, कोप्लेनर होती हैं। बच्चों यहां से भी चाहा जाए तो एक दो सवाल तो सेट कर ही सकता है। अगर तीन वेक्टर बच्चों कोप्लेनर हैं, ठीक है, तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है, इसके लिए एक शर्त होती है, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को जानते भी होंगे, ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर और ये वाले वेक्टर तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। अब चूंकि IO वेक्टर तो नहीं लिख सकते ना, IO वेक्टर लिख नहीं सकते, तो इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप में लिख रहा हूं, तो आई कैप वेक्टर एंड R कैप वेक्टर और N कैप वेक्टर, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0। शायद आप इन सब चीजों से परिचित होंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि I डॉट R क्रॉस N, कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या I क्रॉस R डॉट N, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, I क्रॉस R, ये सॉरी ऐसा वेक्टर है, डॉट N। तो बच्चों ये रिजल्ट हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज हम चाहे तो यूज कर सकते हैं। और दूसरी जो रिजल्ट हम लोग इसमें प्रूव करने वाले हैं, दरअसल वो रिलेशन होगी आर कैप, ये वाली आर कैप मतलब इस साइड में लगने वाली यूनिट वेक्टर आई कैप, इस साइड में लगने वाली यूनिट वेक्टर आर कैप, और इस साइड में लगने वाली यूनिट वेक्टर एन कैप। इन आई कैप, आर कैप और एन कैप के बीच बच्चों हम एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जो जस्ट अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या इतनी बातें कंसेप्चुअल क्लियर है बच्चों? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे पास एक प्लेन मिरर है और एक इंसिडेंट रे है, फिर रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है। हमारे पास इंसिडेंट रे वाली वेक्टर मालूम नहीं है, बल्कि उसके डायरेक्शन में लगने वाली यूनिट वेक्टर आई कैप मालूम है। रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर मालूम नहीं है, बल्कि उसके डायरेक्शन में लगने वाली यूनिट वेक्टर मालूम है। और नॉर्मल वेक्टर मालूम नहीं है, बल्कि नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाली यूनिट वेक्टर मालूम है। इतनी बातें क्लियर है। अब हमसे क्या बोला गया है कि भाई कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करें। तो पहली जो क्वेश्चन इससे जनरेट हो सकती है वो हो सकती है कोप्लेनरिटी से। बच्चों अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो इसके लिए शर्त होता है कि तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी A डॉट B क्रॉस C या ABC का डब्बा, जो भी है इस टाइप का डब्बा, वो क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात आपको ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ाई गई है, आपने वेक्टर में इस चीज को देखा भी होगा। अब इस पे भी बेस्ड हो सकता है सवाल कोई कर दे, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल करने की कोशिश करूं बच्चों, मैं एक छोटा सा सवाल नॉर्मल सेट करता हूं। मान लीजिए कि आपसे दे दिया गया, इधर एक वेक्टर दे दिया गया और ये वाली वेक्टर दे दी गई और ये वाली वेक्टर दे दी गई, तीनों वेक्टर, ठीक है। और आपसे पूछा गया, उसमें कुछ अननोन क्वांटिटी छुपा लिया गया और आपसे पूछा गया कि आप बताओ, जैसे देख लो, तो मैं आपको देता हूं, जैसे आई कैप एक वेक्टर दे रहा है, ये आई दूसरी वाली है, चलो ये इंसिडेंट रे वाली एक वेक्टर दे दी गई, राइट। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे वाली वेक्टर में दे रहा हूं कुछ खास करके, जैसे
ऐसा मैंने दे दिया, ठीक है, ये जे वाली। और जो नॉर्मल वाली वेक्टर मैं दे रहा हूं वो कुछ इस टाइप का मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा, ठीक है। तो ये नॉर्मल वाली वेक्टर मैंने दे दिया, और ये रिफ्लेक्टेड रे वाली वेक्टर मैंने दे दिया, और ये कैसी वेक्टर मैंने दे दिया बच्चों, इंसिडेंट रे वाली वेक्टर। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप x का वैल्यू बताओ। किसका वैल्यू बच्चों, x का वैल्यू बताओ। हो सकता है इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो जाए। अब इस सवाल को कैसे डील करोगे, यहां पे मैं बोलूं इफ आई वेक्टर जे तो नहीं है, सॉरी मैं जे बार बार लिख रहा हूं, दिस इज आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है, एन आर इंसिडेंट रे, right, and reflected ray and normal respectively, then find x। ठीक है, ऐसे सवाल को कैसे डील किया जाए। जो अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो आपके लिए सवाल वाकई कुछ खास मायने नहीं रखता है। अगर तीन वेक्टर्स बच्चों, अगर आई जे के मेरे ग्रुप में दिया रहे, तो तीनों का स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम जीरो कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए, ये शर्त है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता है। आई वाले का सारा का कोफिशिएंट ले लेते हैं, जैसे 1/√3, दूसरे का -1/√3 और तीसरे का 1/√3 ले लिया। दूसरे वेक्टर का 1/2, इसका है x और इसका नहीं है तो 0। एंड लास्ट वाले का क्या है बच्चों, 1/√3 ही है, और ये देख सकते हो आप, ये भी 1/√3 ही है और ये भी 1/√3 ही। अगर इसको 0 के इक्वल करनी है, राइट, तो हम इसे सॉल्व करके बच्चों, इसे सॉल्व करके हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आती होगी, डेफिनेटली आती होगी। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको नॉलेज होगा ही। कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को निकालेंगे, ये वाला गायब और ये वाला गायब, ये इतना इंटू इतना करेंगे। सेकंड वाले को निकालते हैं माइनस के साथ, ये वाला गायब, ये वाला गायब, फिर इतना इंटू इतना माइनस इतना करते हैं, फिर ये वाला ऐसे करके और आगे बढ़ के देखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो बच्चों इस तरह के भी सवाल सेट किए जा सकते हैं। हालांकि ऑप्टिक्स में अगर ये सवाल सेट कर दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए आदमी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये वेक्टर के सवाल कैसे सेट कर दिया गया। और मजा तो तब आएगा जब गाइस इसका हम सेकंड फॉर्मेट निकालने वाले हैं, जब आर कैप में, एन कैप में और फिर आई कैप में जब रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा आपको। अभी तो मेरे पास जगह नहीं है, पहले आप इस चीज को एक बार कॉपी कर लीजिए। तो अभी मैं इसी फोटो को मैं रहने दूंगा और यहाँ पे बगल में पूरा का पूरा मैं डिराइव करूंगा, ठीक है, कि आर वेक्टर, आई वेक्टर और एन कैप में कैसा रिलेशन होता है। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग अभी आर वेक्टर में, आर कैप वाले वेक्टर में, आई कैप वाले वेक्टर और एन कैप में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से देखा जाए। ये आई है और ये आर है, दोनों इक्वल है बच्चों। थोड़ी देर के लिए इन दोनों को हम थीटा लेट करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को हम लोग थीटा लिख लेते हैं। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है बच्चों। करना कुछ नहीं है, सिंपल आई वेक्टर को, है ना, इस आई वाले वेक्टर को, है ना, मतलब यूं कहें इंसिडेंट वेक्टर को और रिफ्लेक्टेड रे वाली जो वेक्टर को हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखनी है। अब कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए आप सब लोगों को पता होगा कि आपको दो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए होगा। जैसे आपको याद होगा कि हमारे पास अगर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इधर आई कैप यूनिट वेक्टर होती है, इधर जे कैप होती है, तो किसी भी वेक्टर को हम फटाफट लिख पाते हैं उसके हेल्प से। तो यहां भी वही काम करते हैं कि हमारे लिए इस साइड में तो यूनिट वेक्टर एन कैप है ही, वो तो टेंशन नहीं है, बट इस साइड में हमारे लिए कोई यूनिट वेक्टर दिख नहीं रहा है। तो इस साइड में कुछ भी यूनिट वेक्टर मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए टी कैप मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे की बात करूं, रिफ्लेक्टेड रे अपना ऐसे है,
ठीक है, मैं आर कैप को लिखने की बात कर रहा हूं। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड डेफिनेटली 1 है, मैग्नीट्यूड का तो टेंशन नहीं है। और ये इसके साथ कितने एंगल पे बच्चों, थीटा पे। और इस साइड में कौन सा है, जे तो नहीं ले रहे हैं, यहां पे एन कैप ले रहे हैं। और इस साइड में क्या ले रहे हैं, कौन सा यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, टी कैप। हालांकि होता है आई कैप, लेकिन आई कैप से तो हमने इंसिडेंट रे वाली वेक्टर को डिनोट कर रखा है, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा भी टी कैप एन कैप बच्चों रहने वाला नहीं है, वो टी कैप तो गायब हो जाने वाला है। तो हमने ये मान लिया है, ये थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया है, लेट अ यूनिट वेक्टर along द मिरर। ठीक है, बाद में ये मुझे लगता है ये हट जाएगा। तो हम आर कैप वेक्टर को कैसे वेक्टोरियली लिख पाएंगे, क्योंकि 1 मैग्नीट्यूड का है तो सबको पता है 1 cos थीटा जे कैप, बट यहां जे नहीं है, एन कैप। तो क्या लिखेंगे, 1 cos थीटा एन कैप ऊपर प्लस 1 sin थीटा टी कैप। 1 को हटाते हैं, cos थीटा एन कैप sin थीटा टी कैप। सो बच्चों ये आर कैप हमने वेक्टर को लिख लिया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब सेकंड वेक्टर को देखते हैं अच्छे से, आई कैप वेक्टर कैसे है। बच्चों अगर आई कैप वेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आई कैप वेक्टर किधर है, एक्चुअल में देखो तो किधर है, ये तो ऐसे है ना, ये तो वेक्टर ऐसे है, ये थीटा पे बन रही है। तो एक्चुअल में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तभी ये सही से पता चल पाएगा कि ये है किधर। ऐसे है ये तो आर आई कैप वेक्टर ऐसे है बच्चों। अगर ये थीटा तो ये वाली थीटा हो जाएगी, और इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 होगी। अगर आई कैप की बात मैं कर रहा हूं, जो कि यूनिट वेक्टर में बात कर रहा हूं, तो ये 1 की है। तो बच्चों इसको अगर हम लिखें, आई कैप को लिखें, तो क्या होगा, 1 cos थीटा। और इस साइड में बच्चों ऊपर यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो नीचे माइनस एन कैप से काम चलाना पड़ेगा, तो माइनस एन कैप। और इस साइड में कौन सा कंपोनेंट होगा इसका, 1 sin थीटा, आई कैप नहीं बल्कि इस साइड में तो हमने टी कैप ले रखा है, तो क्या लिखेंगे, टी कैप। सो माइनस कॉस थीटा एन कैप प्लस साइन थीटा टी कैप। तो ये हो गया आई कैप यूनिट वेक्टर, और ये हो गया आर कैप यूनिट वेक्टर। अब दोनों में रिलेशन स्टैब्लिश करना है किसी भी तरीके से, ध्यान से देखिएगा बच्चों अच्छे से। ऐसा करते ना बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों तो गायब हो जाएगा, लेकिन टी रहेगा, तो मेरे को टी को भगाना है, क्योंकि टी तो नया चीज लाया, तो मैं माइनस करता हूं। ऐसा करता हूं, मैं आई में से सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई माइनस आर कैप। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से चूंकि माइनस उसको कर रहे हैं बच्चों, इसमें से चूंकि माइनस उसको कर रहे हैं, सो -2 cos थीटा एन कैप। अगर मैं उल्टा करता तो शायद माइनस से बच सकते थे, ऐसा करता तो ये ऐसा हो जाता, राइट। अब बच्चों यहां प्रॉब्लम है थीटा का, है ना, cos थीटा बेवजह आ गया, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में आ गया। नो डाउट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया रहे तब तो हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ओवर द टाइम जनरली आर वेक्टर दिया रहता है और नॉर्मल वेक्टर दिया रहता है जनरली, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस थीटा को भगाएं। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छे से वॉच कीजिएगा बच्चों, ये इंसिडेंट रे वेक्टर है और ये रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर है। इस साइड में यूनिट वेक्टर आर कैप है, सॉरी आई कैप है, और इस साइड में आर कैप है, और इस साइड में एन कैप है, और ये थीटा है, और ये थीटा हमने लेट किया हुआ है। बच्चों ध्यान से सुनो, क्या एन कैप और आई कैप के बीच एंगल थीटा है? आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे यस सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है बच्चों। दो वेक्टर के बीच का एंगल तब हम डिसाइड करते हैं जब दोनों की टेल एक साथ हो, राइट। तो क्या इस वेक्टर की हेड यहां पे है और इस वेक्टर की टेल यहां पे, कभी डिसाइड हो पाएगा? नहीं। तो दोनों के टेल को एक साथ करना पड़ेगा, तो इसे थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों अब ये रहा आई कैप वेक्टर और अब रहा एन कैप। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों ये है, ठीक है। मतलब दो वेक्टर ऐसे हो जाए तो जो छोटा दोनों के बीच होता है वही होता है। तो ये दोनों के बीच का एंगल है, तो ये कितनी डिग्री होगी? 180 डिग्री माइनस थीटा, यही इन दोनों के बीच के एक्चुअल एंगल है। तो मैं एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड एन वेक्टर की मैं बात करूं, सो दैट वुड बी अल्फा, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और ये होगी 180 डिग्री माइनस थीटा। अब दो वेक्टर के बीच की एंगल मालूम हो गई, तो बच्चों हम क्या आई डॉट एन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट? क्या होता है? उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल, यही तो होता है भाई। उसके बीच का एंगल क्या है? अल्फा। ये 1 और cos 180 डिग्री माइनस थीटा। और बच्चों cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा।
ओहो, तो आई डॉट एन की वैल्यू माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, एक काम करते बच्चों, हम लोग इसको हटाते हैं, इसी को मेन पॉइंट बना के रखते हैं, हमारे लिए फायदा हो रहा है। अब बच्चों क्या करते हैं, आई माइनस आर को हम लिख सकते हैं माइनस 2 कॉस थीटा, तो 2 को बाहर कर लेते हैं और माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखते हैं, आई डॉट एन। आई डॉट एन अपने आप में कोई वेक्टर नहीं है, अपने आप में एक नंबर है, अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, तो ये एक नंबर हो गई और यहां पे एक यूनिट वेक्टर एन कैप, राइट। सो फाइनली बच्चों ये चीज हो गई। ठीक है, तो होपफुली आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को याद कर लेंगे। अगर आप बच्चों याद कर लोगे तभी आप फायदे में रहोगे। आर प्लस 2 आई डॉट एन कैप। तो इस तरह से आई वेक्टर, आर कैप वेक्टर और फिर एन वेक्टर के बीच हमने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया। आप ऐसे भी याद रख लोगे, आई माइनस आर वेक्टर इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ, एक्चुअली बच्चों ऐसे याद रखो ना, यहां पे 2 कॉस थीटा एन। ठीक, तो कॉस थीटा की जगह पर क्या मिला है, माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या मिला है, आई डॉट एन मिला है। सो 2 इंटू आई डॉट एन है। क्या मेरी बातें क्लियर है बच्चों? क्या ये बहुत टफ है क्या? नो, बिल्कुल टफ नहीं है। अब बच्चों इस पर एक छोटा सा सवाल हम लोग सेट करते हैं, एक्चुअली 2 सवाल सेट करेंगे। तो पहले इस पर डायरेक्ट एक सवाल सेट करते हैं और आप फिर आप देखो कि आपको क्या सवाल में टफ लग रहा है या नहीं लग रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, तो चलिए पहले इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको 2 सवाल अभी सेट करके बताता हूं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग अभी 2 सवाल डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एक रिलेशनशिप पढ़ा बच्चों, उसी के बेसिस पर हम लोग 2 सवाल डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला सवाल डिस्कस करते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर, अंडरलाइंड है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इफ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे ऑफ प्लेन मिरर लाइंग इन वाईजेड प्लेन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे के अलोंग दी गई है, लेकिन वो प्लेन मिरर कौन सी प्लेन में भी, वो वाईजेड प्लेन में है। एंड वो जो इंसिडेंट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है दरअसल ये है, इसको फोकस कीजिए। ये आई कैप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये मैं कैपिटल आई कैप ले देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये इंसिडेंट रे वाली यूनिट वेक्टर है। सो वो आई बाई रूट 3 प्लस जे बाई रूट 3 प्लस के बाई रूट 3 है। क्लियर है? देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये तो बच्चों डायरेक्ट सवाल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम आर वेक्टर को लिखें, हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को याद हो भी होगा, जस्ट पहले आई माइनस आर इक्वल्स 2 कॉस थीटा एन कैप, याद होगा, माइनस 2 कॉस थीटा एन कैप। एंड बच्चों जो 2 कॉस थीटा को हम लोग बाद में लिखे थे 2, अगर आपको अच्छे से याद हो तो ये था आई डॉट एन, यहां पे याद होगा आई डॉट एन इंटू एन कैप, यही था ना। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल कौन सी वेक्टर होगी ये पता ही नहीं है। ठीक, लेकिन बच्चों सोचो, अगर कोई भी, अगर बच्चों ये x है, ये y है और ये z है, अगर yz प्लेन में मिरर अगर हो रही है, कोई भी yz प्लेन में मिरर हो रही है, तो उसके परपेंडिकुलर कौन सी होती है? x होती है ना, यानी आई कैप हो जाएगी। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन बेहद आसान हो गया। एन कैप की मैं बात करूं तो वो कौन सी वेक्टर हो गई? आई, ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाली। ठीक है, ये आई कंफ्यूजन के लिए मैं कैपिटल आई कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूज कर जाएंगे आप। ठीक है, ये कैपिटल आई है, राइट। सो हमें आर चाहिए और आई कैप दे रखा है, तो क्या करें भाई? सबसे पहला काम तो आई में डॉट कर लेते हैं एन से। आई आपको दिया गया है और एन के साथ डॉट करेंगे, तो आई के साथ ही केवल डॉट होने वाला है, आई के साथ आई का डॉट होगा, बाकी के साथ 0 हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों मैं डायरेक्ट करूं तो क्या मिलेगा? 1/√3। ये चीज आपके बाएं हाथ का खेल है। फिर उसके बाद हमें आई वेक्टर माइनस आर वेक्टर लिखनी पड़ेगी इक्वल्स 2, और ये हमने निकाल लिया इसका वैल्यू 1/√3, और ये रहा एन कैप। ठीक है, और एन कैप तो आपको पता ही है, तो आर वेक्टर निकाल लोगे। सो दिस इज आई कैप माइनस 2/√3 एन कैप। जो आई वेक्टर क्या है? सो i/√3 प्लस j/√3 प्लस k/√3 माइनस 2/√3 एंड एन कैप की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? आई कैप। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से अपना क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस, क्योंकि वो 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है तो माइनस में आ जाएगा फाइनली।
तो इस तरह से r जो वेक्टर हो जाएगी वो हो जाएगी -i/√3 प्लस j/√3 प्लस k/√3। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आइए इस सवाल को करते हैं, लास्ट सवाल आज का कर लेते हैं। इस सवाल में बोला गया है कि इंसिडेंट रे जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर ही ऑब्वियसली इसके डायरेक्शन में है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसके डायरेक्शन में है। मतलब इंसिडेंट रे वाली वेक्टर दे दी गई है और रिफ्लेक्टेड रे वाली वेक्टर दे दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाली पूछी गई है। ऐसा करते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं, थोड़ा अकल लगाते हैं। हमारे पास ये वेक्टर मेंशन है और ये वेक्टर मेंशन है, ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर मेंशन है, मतलब यूनिट वेक्टर मेंशन है एक्चुअली। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा लें, ठीक है? तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है? दो वेक्टर के बीच का एंगल तो आपको पता ही ना कि दोनों का हेड या टेल एक साथ होगा तभी निकाल पाओगे। तो ये दोनों का ऐसा ये वाला होगा और मेरे को चाहिए ये वाला एंगल, ठीक? तो बहुत आसान है, जब ये एंगल निकाल लेंगे तो हाफ हाफ कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो फिर ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो वही एंगल ये वाली हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इजी। तो फटाफट पहले इंसिडेंट वाली वेक्टर और रिफ्लेक्टेड वाली वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। और आप सब लोगों को पता होगा ये होता क्या है। दो वेक्टर कॉस थीटा होती है a डॉट बी डिवाइडेड बाई a की मैग्नीट्यूड और b की मैग्नीट्यूड। सिमिलरली यहाँ दो वेक्टर है हमारे पास, एक इंसिडेंट रे वाली वेक्टर और एक रिफ्लेक्टेड वाली, दोनों का डॉट करते हैं बच्चों। 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा एंड -√3/2 प्लस √3/2 क्या हो जाएगा फाइनली 3/4 माइनस में, राइट? ये ऊपर डॉट आ गया। नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1/4 और ये हो जाएगा 3/4 विच इज 1 आ जाएगा। देख लो यूनिट वेक्टर है। और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1/4 3/4 तो 1 ही आ जाएगा। सो 1 × 1। सो फाइनली बच्चों ये क्या आ रहा है -2/4 विच इज -1/2। ओहो, cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। सो दिस विल थीटा 120 डिग्री। बच्चों ये पूरा 120 डिग्री हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 60, ये हो जाएगी 60, ये 60 तो ये 30 और ये 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया बच्चों 30 डिग्री। कुछ भी खास नहीं होता। तो लेकिन ऐसे सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा हमें समझना तो पड़ेगा ही कि कैसे वेक्टर फॉर्म में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो सेशन काफी अच्छी लगी होगी बच्चों आपको, और काफी यूजफुल भी है ये आज की वीडियो सेशन। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ नई चीजों के साथ।